नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हमने इसके पहले एसिड बेस एंड साल्ट का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें केवल एसिड के बारे में पढ़े थे हम लोग और एसिड के एमसीक्यू किए थे। आज एसिड का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको देख लिया जाए। उसके बाद हम लोग बेस क्षार को देखेंगे, उसके बाद लवण साल्ट को देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू के बाद एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब देखिए, एसिड का कुछ जो हमारा बच गया था कंटेंट्स, उस कंटेंट में क्या है कि देखिए, कुछ एसिड है, उसका उपयोग कहाँ पर होता है वो देख लिया जाए। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसका उपयोग कहाँ होता है? सिरके में होता है। सिरके में 3 से 6% एसिटिक एसिड होता है। या अचार बनाने में सिरका जो होता है, विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है 3 से 6% के बीच में। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? अचार बनाने में। अचार में एसिटिक एसिड को जब जाल डाल दिया जाता है तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है, वो सालों साल चलता है। ठीक है, ये देख लीजिए। पदार्थ के परीक्षण में, खाद्य पदार्थ के परीक्षण में प्रयोग होता है। ठीक। सेकंड में क्या दिया है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 7 है, C6H8O7। ये क्या होता है? चमकदार नमक बनाने में इसका प्रयोग होता है। जो हम लोग साल्ट जो यूज़ करते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? हमने पहले भी पढ़ा था। इसकी बैटरी में प्रयोग होता है। कार की जो बैटरी होती है, ड्राई बैटरी, उसमें प्रयोग होता है H2SO4 का। डाई बनाने में होता है, पेंट बनाने में होता है H2SO4, मतलब इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है बहुत बड़े पैमाने पर। HCl एसिड आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का औषधि निर्माण में होता है। और प्लास्टिक, प्लास्टिक के सामान बनाने में, प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह बनते हैं उसमें HCl एसिड का प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है। टार्ट्रिक एसिड का बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा, उसमें टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। कपड़ों की रंगाई में प्रयोग होता है और फोटोग्राफी में प्रयोग होता है ऑक्जेलिक एसिड का। पहले ये सब क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते हैं, बट अभी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। ये हलवा वाले क्वेश्चन अब आते नहीं है, क्योंकि ये सबको याद हो जाता है। तो सबको जो याद होता है वो क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब टफ क्वेश्चन आते हैं। टफ क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, जब MCQ देखेंगे तो देखेंगे। अभी कंटेंट्स को देख लिया जाए। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड का देखिए, इसका जो गोल्ड, गोल्ड को पिघलाने में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया में गोल्ड घुल जाता है। और विस्फोटक निर्माण में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। जो बम वगैरह बनता है उसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 का प्रयोग होता है। सेकेंड स्लाइड में क्या है देख लिया जाए। इसमें दिया है भस्म वेश, क्योंकि एसिड हमारा कंप्लीट हो चुका था। एसिड का बस थोड़ा सा बचा था, उसको हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट में भस्म है वेश। बेस क्या होता है? भस्म, बस देखिए, भस्म 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे। कोई साइंस का कठिन लैंग्वेज नहीं होगा कि जो कि समझ में ना आए, एकदम इजी अपने लैंग्वेज में। भस्म 2 प्रकार का होता है। जो एक नंबर जो जल में घुल जाता है वो क्षार कहलाता है। जो जल में घुल जाता है वो क्षार कहलाएगा, और जो जल में नहीं घुलता है वो भस्म कहलाएगा। जो जल में घुल जाएगा वो क्षार कहलाता है, और जो जल में नहीं घुलता है वो भस्म कहलाता है। दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया हुआ है। NaOH, ये बेस का एग्जाम्पल है। KaOH, ये बेस का एग्जाम्पल है। MgOH(2), ये भी बेस का एग्जाम्पल है। अभी इसका कहाँ रोल है हम लोग आगे देखेंगे। जो जल में नहीं घुलता है उसे भस्म कहते हैं। देखिए, भस्म इसमें 2 प्रकार का हो गया, एक क्षार और भस्म। CuOH2 और FeOH2, ये हो गया हमारा भस्म। और इसमें कुछ नोट्स है, नोट्स में देख लें, पॉइंट वाइज है। देखिए, अब यहाँ पे कुछ बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है
इसमें पहला पॉइंट दिया है सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। जो क्षार है हमारा, जो पहला है, जो जल में घुल जाता है वो भस्म होता है, लेकिन सभी भस्म जो जल में नहीं घुलता है वो क्षार नहीं हो सकता है। बस इतना ही समझना है। सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा था पहले पार्ट में कि क्षार जो होता है जल में घुलकर OH निगेटिव OH माइनस देता है, ठीक है। और एसिड क्या देता है? एसिड हाइड्रोजन प्लस देता है। मतलब हाइड्रोजन प्लस की मात्रा ज़्यादा देगा तो वो एसिड हो गया, और OH निगेटिव की मात्रा जो ज़्यादा देगा वो क्षार हो गया, बेस। क्षार में एक प्रॉपर्टीज होती है, क्षार में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है। क्षार में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्षार जल में घुलकर OH निगेटिव देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंटेंट है, ऐसा कंटेंट मिलना मुश्किल है, ठीक है। बुक में बहुत हार्ड लैंग्वेज रहता है। बुक से अगर पढ़ के समझ में आ जाता है तो सभी लोग बुक खरीद के पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्षार में देखिए, एक प्रबल क्षार एक दुर्बल क्षार। आजकल इसी पे क्वेश्चन आ रहा है, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। मतलब प्रबल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल एसिड वीक एसिड, कमजोर एसिड भी बोलते हैं उसको। ये प्रबल क्षार हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, और दुर्बल क्षार जो हो गया कमजोर बेस और वीक बेस। देखिए प्रबल क्षारक का एक जो डेफिनेशन दिया है, जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए वो प्रबल क्षारक है। हमको और किसी लैंग्वेज में नहीं जाना है, जो हमारे समझ में आ जाए उसी लैंग्वेज में पढ़ना है। जो जल में पूरा रूप से घुल जाए। ना इसमें विलयन का हम यूज कर रहे हैं, ना विलायक का यूज कर रहे हैं। अब विलयन विलायक उसको समझाना फिर अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक। NaOH और KOH, NaOH और KOH, ये इसका एग्जाम्पल है प्रबल क्षारक का। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K से पोटेशियम हो गया। और OH के किस लिए होता है? OH क्षार के लिए होता है। इसका OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। क्षार क्या देता है? प्रबल मात्रा में OH देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। OH निगेटिव का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयन। प्रबल मात्रा में कौन देता है? क्षार। क्षार जो होता है प्रबल मात्रा में OH निगेटिव आयन देता है, ठीक। दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का क्या है? जो जल में आंशिक रूप से घुल जाए वो दुर्बल क्षार है। जो पूर्ण रूप से घुल जाए, यहीं पे समझना है, टेक्निकल यहीं पर है। जो पूर्ण रूप से घुल जाए वो प्रबल क्षारक है, और जो कम घुले मतलब आंशिक रूप से घुल जाए वो दुर्बल क्षारक है। तो दुर्बल क्षारक कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। एक और होता है, उसको भी देख लें हम लोग थोड़ा सा। एक होता है CaOH2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। CaOH2 और NH4OH, ये कौन है? दुर्बल क्षारक है। प्रबल क्षारक कौन है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा प्रबल क्षारक है। ये दुर्बल क्षारक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। क्षार के जलीय विलयन, वही जलीय विलयन जो घोल, क्षार का जो घोल होगा उसका pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से कम जिसका होता है वो क्या होता है? एसिड। pH स्केल हम लोग पढ़े थे इसके पहले, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज भी pH स्केल पढ़ेंगे। देखिए 0 से 7 के बीच क्या होगा? एसिड। 0 से 7 के बीच pH स्केल में जो होगा वो एसिड होगा। 7 क्या होगा? 7 जो होता है वो 7, ये न्यूट्रल होता है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उदासीन।
न्यूट्रल। 7 होगा न्यूट्रल, हिंदी में बोलेंगे इसको उदासीन। एक और देख लीजिए, 7 से प्लस और 14 के बीच में ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। यही बेस होगा, 7 से ऊपर होगा, 14 के अंदर बेस हो जाएगा, 0 से 7 के अंदर वाला एसिड हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। अब इसका ट्रिक देख लीजिए। इसका ट्रिक है BRB। देखिए, B से बेस, R से रेड और B से ब्लू। ये क्या करता है, लाल को नीला करता है। एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा था, एसिड के केस में ARB, ए से एसिड, ABR पढ़े थे हम लोग। एसिड में हम लोग ABR पढ़े थे। ये एसिड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया। एसिड क्या करता था, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था। एसिड ब्लू को रेड में करता था। बेस क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में। ठीक, रेड को ब्लू में। ट्रिक क्या हो गया इसका, BRB। ये रेड को ब्लू में करेगा, बेस रेड को ब्लू में करेगा, एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में करेगा। दोनों वाइस वर्सा है, उल्टा करता है। आगे देखते हैं ये ट्रिक, या इस पे क्वेश्चंस आता है। ये रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इस ट्रिक को याद रखने पे हो जाएगा। बेस में BRB होगा और एसिड में ABR होगा। अगर आपको पहले पार्ट में देखना है एसिड का ट्रिक, एसिड के पूरा पढ़ाए हुए हैं, इसी चैनल पे आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल दे रहे हैं। यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, फिनाफ्थलीन को गुलाबी कर देता है। बेस का प्रॉपर्टीज क्या है कि ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा और फिनाफ्थलीन को गुलाबी कर देता है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाफ्थलीन हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, लिटमस पेपर हो गया। इन चारों का यूज किस में करते हैं हम लोग, एसिड और बेस के परीक्षण के लिए कि एसिड है या क्षार है। इसको चेक करने के लिए हम लोग मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं, कहीं पे फिनाफ्थलीन का प्रयोग करेंगे, कहीं यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे और कहीं पे लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है कि इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो इसमें पॉइंट दिया है, मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी अगर ज़्यादा क्षारीय है तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, पौधे नहीं लग पाएंगे, तो उसमें उसकी क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का फार्मूला देखिए क्या दिया है। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट और जल, 2 भाग जल है। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लीयता घट जाती है। जब एसिड में आप क्षार मिलाएंगे, क्षारीय सामान मतलब बेस मिला देंगे तो उसकी अम्लीयता क्या होती है, घट जाती है। आगे देखा जाए क्या है, दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ग्वाला जो होते हैं, जो लोग दूध बेचते हैं, वो सुबह क्या करेंगे कि जब उनको देर तक दूध बेचना रहता है तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। मतलब उनका एक रेशियो होता है जो वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनका वो डेली का काम है। उस रेशियो में बेकिंग सोडा को मिला देते हैं जिससे कि दूध देर तक चलता है, दूध फटता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का जो घोल होता है, जो जल में घोलने पर वो क्षारीय होता है, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कॉपर किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट वाले में क्या होता है कि अक्सर लोग फंस जाते हैं, कॉपर सल्फेट को क्षारीय कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सही क्या है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी जलीय विलयन अम्लीय होता है।
ये ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट क्या दिया है पॉइंट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। जो सोडियम जब देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जब बाइकार्बोनेट लगा है तो बाई मतलब खाने वाला सोडा। इसका प्रयोग पावरोटी बनाने में भी होता है। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये पीओपी बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। पीओपी का प्रयोग कहाँ पर होता है, घरों के इंटीरियर डेकोरेशन में प्रयोग होता है। और कहाँ पर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग, जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वहाँ पे प्लास्टर किया जाता है हड्डियों पे। तो पीएच स्केल दिया हुआ है, पीएच स्केल के बारे में देख लिया जाए। पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो भी खेला है वो हाइड्रोजन का है। तो किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता, कोई भी घोल हो गया उसकी एसिडिक और बेस दोनों को चेक करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो पीएच स्केल में क्या है कि 0 से 7 के अंदर रहेगा तो एसिड हो जाएगा, 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा 14 के बीच में तो वो क्षारीय बेस हो जाता है। इसकी खोज किसने की थी पीएच स्केल की, 1909 में 1909 में सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जिनका पीएच स्केल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देख लिया जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, वही चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूध और लार का पीएच स्केल बराबर होता है 6.4 से 6.6 के बीच में होता है, 6.4 से 6.6 के बीच में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा क्योंकि ये 7 से कम है। तो दूध और लार क्या होता है, ये एसिडिक होता है। उसके बाद दिया है मानव मूत्र और ब्लड, इन दोनों का पीएच स्केल बराबर होता है। मानव मूत्र और जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है, 7.3 से 7.5 के बीच में होता है, 7.3 से 7.5 के बीच में। अमोनिया 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 क्या होता है कि ये क्षारीय होता है, ठीक है। तो 11.6 11.6 होता है अमोनिया। अम्ल वर्षा जो होता है एसिडिक रेन 2 से 5.6 के बीच में होता है। तो ये इसमें अम्ल लगा है तो ये जाहिर सी बात है कि ये 7 के अंदर ही होगा। तो इसमें 2 से 5.6 इसका पीएच स्केल होता है। जठर रस, इसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी जठर रस गैस्ट्रिक जूस के बारे में एमसीक्यू में पढ़े थे। यहाँ पे कंटेंट में देख लिया जाए, वहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि जठर रस एसिडिक है कि क्षारीय है। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि जठर रस जो होता है गैस्ट्रिक जूस, तो उसमें HCl एसिड ऑलरेडी होता है तो ये एसिडिक होगा। 1.2 से 2 के बीच में इसका पीएच स्केल होता है। बैटरी अम्ल सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो बैटरी में जो एसिड और तेजाब पड़ता है उसे उसमें सबसे ज़्यादा मतलब एसिडिक क्वालिटी होती है क्योंकि इसका पीएच स्केल 0 से 1 के बीच में होता है। अब देखिए प्रबल एसिड, दुर्बल एसिड। अब प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस आ जाता है तो क्वेश्चंस कोई रट्टा मार लिया किसी का, या तो कंटेंट क्लियर है तो लग जाती है, कभी कभी घुमा के देता है तो फिर फंस जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिया जाए कि प्रबल अम्ल होता क्या है। मतलब एक तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन एक पीएच स्केल पे उसको हम कैसे समझेंगे कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा उदासीन विलयन है, कौन सा दुर्बल क्षार है, कौन सा प्रबल क्षार है। देखिए प्रबल एसिड मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 0 से 3.5 के बीच में होता है। जैसे HCl एसिड हो गया, ठीक है, HCl एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ क्या दिया है, दुर्बल एसिड 3.5 से 7। अब इसमें जो हम खनिज वाला जो एसिड बताए थे, इसमें एसिटिक एसिड हो गया आपका, और क्या बोलते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये सब किस में आएंगे, दुर्बल एसिड में आएंगे। प्रबल एसिड में क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा और HCl एसिड हो जाएगा। उदासीन विलयन 7 7 जो न्यूट्रल होता है
ये 7 न्यूट्रल पॉइंट, इसी को हम लोग शुद्ध जल, न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल पे क्या होता है? वाटर, शुद्ध जल होता है न्यूट्रल पर। और दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार 7 से अधिक और 10.5 से कम होगा वो दुर्बल क्षार होगा। मतलब 7 से अधिक और 10.5 से जो कम होगा वो दुर्बल क्षार होगा। और प्रबल क्षार कौन सा होगा? 10.5 या उससे अधिक। 10.5 या उससे अधिक जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया? जो कम रहेगा, 0 से 3.5 के बीच में रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन। मोटिवेशन लाइन देख लिया जाए क्या है, क्योंकि मोटिवेशन लाइन आने के बाद अपने आप में एक एनर्जी आ जाती है। जो देखेगा, जो पढ़ेगा, उसको भी एक एनर्जी आएगी, और जो पढ़ाएगा, जो बताएगा, उसको भी एक एनर्जी आएगी। हर ख्वाब को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने पनाहों में रखो। हर ख्वाब को, जैसे कि कुछ ही पल में अब नया साल आ रहा है 2023, हो सकता है ये वीडियो कंप्लीट होते होते आ जाए। हर ख्वाब को अपने सांसों में रखो। जो भी आपके ख्वाब है, जो भी आपके सपने हैं, जो 2022 में पूरी नहीं हो पाई, चाहे नौकरी मिलने के लिए, गवर्नमेंट के जॉब के लिए, या एकेडमिक एग्ज़ाम पास करने के लिए, या अपने नौकरी में प्रमोशन के लिए, जिसका भी जो ख्वाब है, हर ख्वाब को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। मंजिल, जो भी आपकी मंजिल है, उसको अपने पनाहों में रखिए। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। अगर आप आर्मी लक्ष्य बनाए हैं तो आर्मी को लक्ष्य बनाइए, रेलवे बनाए रेलवे बनाइए, एसएससी बनाए एसएससी बनाइए, बैंक बनाए बैंक बनाइए। एक अटेम्प्ट में फेल होने, 2 अटेम्प्ट में फेल होने पर अपने लक्ष्य को मत भूलिए। लक्ष्य पे अपना टारगेट बना करके रखिए। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लाइन था, और एकदम पूरा जो है, जो आने वाला साल है उसको लेकर के था। लवण देखिए, हमारा एसिड खत्म हो गया, बेस खत्म हो गया। अब लवण बहुत छोटा सा पोर्शन है लवण का, साल्ट, जो हम लोग साल्ट खाते हैं उसी पे है ये। जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। न्यूट्रल, न्यूट्रल पे क्या होता है? हम लोगों को साल्ट मिलता है, और क्या मिलता है? जल। जल हम लोग पढ़े इसके पहले, H2O, जल मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस H2O। HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl H2O। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड क्या है? ये नमक है, खाने वाला, खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड। और क्या है इसमें? H2O है। उदासीनीकरण जब अभिक्रिया होगा न्यूट्रल वाला, तो उसमें ऑलरेडी जल तो निकलेगा ही, वही चीज़ इसमें दिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaCl मिलेगा और H2O मिलेगा। NaCl मतलब खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। किसके किसके बीच ये प्रतिक्रिया हो रही है? HCl और NaOH के बीच में। एक देखिए, एक अम्ल है, एक क्षार है। एसिड, एसिड क्या हो गया? HCl, और क्षार क्या होगा? NaOH बेस, ये क्षार हो जाएगा। कुछ हम लोग और देख लिया जाए लवण के बारे में। अम्ल और क्षार की पहचान में लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज का प्रयोग होता है। पहले ही बताया है, लिटमस पेपर का होता है, मेथिल ऑरेंज का होता है, फिनाप्थिलिन का होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग होता है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। लवण जल में घुलनशील होते हैं। इनका जो विलयन है विद्युत का सुचालक होता है। जो नमक होता है जल में घुल जाता है, देखिएगा नमक को जब जल में डालते हैं कुछ ही देर बाद घुल जाता है। और इसका जो विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है। जो गाँव में आप लोग पहले देखे होंगे, अर्थिन अर्थिन जो लगाते थे लोग, वोल्टेज कम रहती थी तो नमक का घोल उसके अर्थिन में डाल देने पर और वोल्टेज सही हो जाती थी। तो ये विद्युत का सुचालक होता है। जो उसका घोल होता है, पानी में घोल देने पर नमक को, तो ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या है? प्रबल और
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से, यही सब क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं एग्जाम में। ये अम्लीय लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, यही सब आ रहा है कि उसमें आप कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि मिलता जुलता एक ही तरह सब रहते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से क्या बनता है? अम्लीय लवण। क्षारीय लवण कैसे बनेगा? दुर्बल और प्रबल क्षार के मिलने से बनेगा क्षारीय लवण। क्या होता है अम्लीय लवण? प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कमजोर क्षार मतलब दुर्बल क्षार के मिलने से क्या बनेगा? अम्लीय लवण। इसका डेफिनेशन बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हमने बहुत शॉर्टकट में बना के रखा है कि इससे पढ़ने में पढ़ाने में आसानी रहे। क्षारीय लवण, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से क्या बनेगा? क्षारीय लवण। एमसीक्यू देख लिया जाए। देखिए इसमें एमसीक्यू मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक से लिया गया है, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। इसके बाद हम पूरी एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी पूरी पीडीएफ जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है उस पीडीएफ को सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले पार्ट में। ये सेकंड पार्ट में हमारा एसिड बेस साल्ट खत्म है, बट एनसीईआरटी से जो आजकल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहा है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी हो गया, चाहे बिहार एसएससी हो गया, एसएससी में, रेलवे में, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। इसके बाद वाला जो एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट आएगा बस उस पीडीएफ पे ही हम लोग उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, जो राइट सोल्यूशन होगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए यहाँ क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ? खाने का नमक, वही जो अभी हम लोग लवण पढ़ रहे थे, NaCl। NaCl किससे बना होता है? इसमें देखिए दिया है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, यही सब क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कमजोर और मजबूत। इसीलिए उसी सब क्वेश्चंस को छांट के बनाए हैं कि जिसके पढ़ने से हमको आने वाले एग्जाम में जो भी 2023 में एग्जाम होंगे उसमें हमको उसका लाभ मिले, केवल पढ़ के टाइम पास करने से नहीं। अब वो छोटा छोटा फार्मूला वाला चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब इसमें रिएक्शंस भी पूछेगा, और ये मजबूत और कमज़ोर वाला पोर्शन बहुत पूछ रहा है, और पीएच स्केल से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? देखिए जो बनता है, जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि मजबूत मजबूत एसिड भी रहेगा, मजबूत क्षार भी रहेगा, तो क्या बनेगा? हमको लवण मिलेगा। और क्या मिलता है? H2O मिलता है। कब मिलेगा? जब मजबूत एसिड और मजबूत क्षार रहेगा। तो इसमें हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? कौन सा क्षार नहीं है? भाई कौन सा क्षार नहीं है? अभी हमने इसके कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड और क्षार को कैसे पहचाने। एसिड एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक। बेस क्या करता है? बेस OH निगेटिव देता है, ठीक। क्षार नहीं है। अब इसमें देखिए OH यहाँ भी लगा है। क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में आते हैं कि सब ऑप्शन हमको लगेंगे सही है, कुछ उस एलिमिनेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH लगा है, चारों में OH लगा है। अब पूछ रहा है कौन सा क्षार नहीं है, तो इसको देखिए हम कैसे पहचानते हैं। क्षार में जो होगा ना, कार्बन नहीं होगा, तो कार्बन किस ऑप्शन में दिया है? यहाँ कार्बन है नहीं, यहाँ कार्बन है नहीं, यहाँ भी कार्बन नहीं है, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ सोडियम है, तो कार्बन कहाँ है? ये बी वाले में। तो कौन सा क्षार नहीं होगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चंस को अगर जो लोग भी सीरियसली पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चंस को कहीं नोटबुक में लिखते रहें, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे। जो भी आने वाले एग्ज़ाम है जहाँ पे साइंस का क्वेश्चंस पूछा जाता है
और ये तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एसिड बेस एंड साल्ट से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आना है, एक या दो क्वेश्चंस आना है। तो हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक पदार्थ का पीएच, क्वेश्चन नंबर 3, एक पदार्थ का पीएच 7 से कम है, क्या माना जाएगा? 7 से कम क्या माना जाएगा? कई बार बता चुके हैं, जो 7 से कम रहेगा मतलब 0 से 7 के बीच में वो एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच में जो होगा हमारा वो बेस होगा। तो यहाँ सभी ऑप्शन इंग्लिश में, लास्ट वाला आयन दिया है, तो लास्ट वाला जो भी दिया है तो ये तो होगा नहीं। एक पदार्थ का पीएच 7 से कम है तो ये आयन होगा नहीं, बेस भी नहीं होगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा, एसिड होगा। भाई न्यूट्रल कब होता है? न्यूट्रल कब होता है? जब पीएच स्केल 7 होता है। पूरा याद हो जाएगा, एक बार हमारे साथ पढ़िए, पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विलयन मतलब घोल, विलयन मतलब घोल, चाहे वो एसिड का घोल हो, चाहे वो क्षार का घोल हो, जल के साथ वो घुला रहेगा तो उसे विलयन कहेंगे। किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, 7 से ये बढ़ के 14 होता है, तो किसकी वृद्धि होगी? अरे भाई एकदम क्लियर है ना किसकी वृद्धि होगी। अगर हमारा एसिड रहता मतलब 0 से 7 के बीच में रहता तो वृद्धि किसकी होती? हाइड्रोजन आयन की। ठीक, यहाँ पे वृद्धि किसकी होगी? 7 से 14 हो रहा है मतलब ये बेस बन रहा है, तो बेस में किसकी वृद्धि होगी? OH निगेटिव की। तो OH निगेटिव कहाँ है? OH आयन सांद्रता में वृद्धि, ये कहाँ पे है? डी ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी। इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ने पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही पैटर्न एग्जाम हॉल में लगाने पे भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। उभयधर्मी प्रकृति का होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। अभी रेलवे के एग्जाम, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, लगभग कई शिफ्ट्स में आया है उभयधर्मी। उभयधर्मी क्या होता है? देखिए, ऐसा पद एलिमेंट होता है जो बेस और एसिड दोनों से रिएक्शन करता हो। तो इसमें कौन हो जाता है जो दोनों से रिएक्शन करता है? वो एल्युमिनियम। बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखने वाला है। एक एल्युमिनियम हो जाता है, एक जिंक हो जाता है। देखिए, नया साल आ चुका है, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष मंगलमय हो। आप लोगों के लिए ये 2023 बहुत अच्छा जाए। जिनका भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम, एकेडमिक एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। 2023 में मिशन फतेह करना है। जिसका जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। अब फिर दोबारा आप लोगों को नया साल मुबारक हो। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर किए? जिंक हो जाएगा ना, जेडेनो। क्योंकि एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम जिंक दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों कंबाइंड दे देगा कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एक ही जगह, तो जेडेनो हमारा जो है जिंक ऑक्साइड, ये ऑप्शन हो जाएगा। उभयधर्मी प्रकृति का, उभयधर्मी कौन होता है? जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया कौन करेगा? तो उभयधर्मी करेगा। उभयधर्मी कौन होता है? उभयधर्मी उभयधर्मी एल्युमिनियम होता है, और कौन होता है? जिंक होता है। तो इसमें कहीं एल्युमिनियम दिया है, CuO कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ सोडियम है, यहाँ जिंक है, यहाँ Al2O3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन देना चाहिए था, इसमें कंबाइन ऑप्शन देना चाहिए था, बी और डी, बट पहला ऑप्शन हम सही मानेंगे क्योंकि आयोग ने भी इसको सही माना है, तो पहले ऑप्शन को हम लोग सही मानेंगे। ये प्रीवियस एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। इनेमल जो होता है हमारा, जो जबड़ा होता है दांत का जहाँ पर फिक्स है हमारा जबड़े में, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का वो होता है। कैल्शियम तो हर हड्डी में होता है हमारे, कैल्शियम और फास्फोरस।
तो ये दांत का इनेमल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति देखिए, अम्लीय तो होगा ही नहीं। अम्लीय क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर अम्लीय जब होता है तो सड़ने लगता है दांत, ठीक है। जब 5.5 या इससे नीचे जब डाउन होता है तो ये पूरा एसिडिक होने लगता है। तो एसिडिक जब होता है हमारा दांत सड़ने लगता है। तो जब एसिडिक होगा नहीं तो इसकी प्रकृति क्या होगा? ये क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे उदासीन उभयधर्मी का कोई यूज नहीं है, वो सब फर्जी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? सामान्य लवण रसोई के साथ किसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? जो सामान्य लवण का मतलब यार वही है सिंपल में खाने वाला नमक। खाने वाला नमक वही सामान्य लवण लिखा है। रसोई मतलब किचन में खाना बनाने में, और किसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक में दिया धावन सोडा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को भी देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, जो सर्फ साबुन वगैरह में यूज होता है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, खाने वाला, ठीक। बूझा चूना, बूझा चूना का तो यहाँ कोई प्रयोग ही नहीं है। बूझा चूना जो है फर्जी ऑप्शन है। बूझा चूना को यहाँ पे तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारा फंस रहा है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लोरीन हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा बच रहा है धावन सोडा, बेकिंग सोडा। जो हमारा सॉल्ट होता है लवण, इन दोनों में यूज होता है। तो इन दोनों में यूज होता है मतलब 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर हमको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 और 2, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। बी में क्या दिया? 1 2 4, तो 4 हमारा कट गया है। ये 2 भी कट गया है, 1 होगा लेकिन इसमें 2 4 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। 1 और 3 धावन सोडा और बेकिंग सोडा, यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। सी सी वाला जो है 1 और 3 ये सही आंसर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया दांत के क्षय को रोकने के लिए दांतों पे ब्रश की जाती है, टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसके पहले एक हम लोग किए हैं। ये क्षारीय होता है। अम्लीय रहेगा तो दांत सड़ने लगेगा, इसीलिए टूथपेस्ट भी क्षारीय होता है। नीम का दातुन जो होता है वो बहुत क्षारीय होता है, इससे मतलब सबसे बेस्ट होता है। टूथपेस्ट से भी बेस्ट होता है नीम का दातुन, वो प्रबल क्षारीय होता है वो। तो प्रबल क्षारीय होने के कारण उससे दांत की अगर कोई परेशानी है तो भी सही हो जाती है और फ्रेशनेस रहती है मुख में। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए, कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? ये जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है। इसको जरूर ध्यान से आप लोग देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आजकल लगभग लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? HCl एसिड। HCl एसिड तो खनिज अम्ल नहीं है भाई, नहीं सॉरी कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? इसमें साइट्रिक एसिड दिया है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, HCl एसिड है। HCl एसिड ये खनिज अम्ल है, H2SO4 भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, ठीक है। इसमें जो है साइट्रिक एसिड जो है ये खनिज अम्ल नहीं है। ये हमारा सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? बी। ये खनिज अम्ल नहीं है। बाकी HCl एसिड, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड ये सब खनिज अम्ल है। HCl एसिड के तनु विलयन में कौन उपस्थित होंगे? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं जो एग्जाम हॉल में आ जाने के बाद स्टूडेंट को फंसा देते हैं। HCl एसिड के तनु विलयन में कौन उपस्थित होंगे? HCl एसिड के तनु विलयन में ऑप्शन नंबर ए, H3O प्लस प्लस Cl निगेटिव, यही ऑप्शन होगा। यही ऑप्शन सही है। बाकी कोई ऑप्शन जो है वो केवल घुमाने के लिए दिए हैं, एक ही प्रकार के ऑप्शन दे दिए हैं इधर उधर करके,
और केवल कन्फ्यूजन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही होगा, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है? नेक्स्ट स्लाइड में हैप्पी न्यू ईयर 2023 जो कि आपको विश कर चुके हैं। आप सभी का आने वाला वर्ष मंगलमय हो। वर्ष आ चुका है, आप लोगों का सभी का मंगलमय हो। धन्यवाद, जय हिंद। पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा और एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस रहेगा। और पार्ट 1 का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।